जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी का जो एग्ज़ाम का सिनारियो चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उस तरह के क्वेश्चन का जो है हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कण के भांति भी व्यवहार करता है। तो ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि उपर्युक्त में सभी, अर्थात प्रकाश क्या है? उपर्युक्त में सभी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल वायु में अधिक होता है, उसके बाद पानी में होता है और उसके बाद कांच में होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो सबसे अधिक इस चारों ऑप्शन में हमारा वायु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश किसको पार नहीं कर सकती? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर सकती है। तो पुस्तक हमारा अपारदर्शी है, तो इसको भी पार नहीं कर सकती है। दीवार भी अपारदर्शी है, इसको भी पार नहीं कर सकती है। पहाड़ अपारदर्शी है, इसको भी पार नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमारा तीनों जो है प्रकाश पार नहीं कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी को, किसी को भी प्रकाश पार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में आत्मदीप्त पदार्थ कौन है? तो यहाँ आत्मदीप्त वैसा पदार्थ होता है जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। तो लैंप भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है और सूरज भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों हमारा हो जाएगा आत्मदीप्त। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में अदीप्त पदार्थ कौन है? अदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो। तो चंद्रमा हमें रात में दिखाई देता है, लेकिन ये सूर्य के द्वारा प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देता है। अपना प्रकाश इसके पास नहीं है। रेडियम के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, कपड़ा के पास भी अपना प्रकाश नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी अदीप्त पदार्थ है। तेल लगा कागज किस प्रकार का पदार्थ है? हम लोग देखते हैं कि जिस कागज में तेल लग जाता है उसके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, अर्थात वो हमारा पारभासी पदार्थ हो जाता है। जब तक उस कागज में तेल नहीं लगा होता है वो हमारा अपारदर्शी होता है। लेकिन जैसे तेल लग जाता है तो आर पार धुंधला हमको दिखाई देने लगता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का सबसे खराब चालक कौन सा है? खराब चालक कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा। तो यहाँ देखते हैं कि कांच में भी प्रकाश चलता है, तेल लगा कागज में भी प्रकाश कुछ कुछ चल जाता है, पानी में भी कुछ चलता है, लेकिन कागज में बिल्कुल नहीं चलता। अर्थात कागज से होकर के प्रकाश पार नहीं कर सकता। इसलिए प्रकाश का सबसे खराब चालक यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमारा कागज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग निर्वात आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रकाश के किस वर्ण का चाल सबसे अधिक होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग होता है। तो प्रकाश के किस रंग का चाल सबसे अधिक होता है? हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है और उस 7 रंगों में लाल रंग का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है? झुकाव, जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमको 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। उन 7 रंगों में सबसे अधिक झुकाव, मतलब सबसे जो नीचे हमको प्राप्त होता है वो बैंगनी होता है, अर्थात प्रकाश के बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति होती है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। जैसे टॉर्च से जैसे प्रकाश निकलता है वो एक सीधी रेखा में जाती है, कहीं से भी प्रकाश चलेगी तो एक सीधी रेखा में ही चलेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसको हम लोग गमन पथ कहते हैं, और इस गमन पथ की दिशा को, जिस दिशा में जा रही है उसको हम लोग किरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है तो उसे कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हमारा लैंप जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है और इस मोमबत्ती से जो है बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और ये हम मान लेते हैं कि मोमबत्ती का ये जो लौ है एक बिंदु के रूप में है और इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं और फैलती है, एक बिंदु से निकल करके फैलती है। तो इस तरह के किरणों के समूह को हम लोग जो हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी मतलब अप का मतलब होता है ऊपर, मतलब सब ऊपर की तरफ फैल रहा है, इसलिए जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है तो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर ख। लेकिन जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ठीक उसका उल्टा, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ठीक एक बिंदु पर मिलती है, तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लेते हैं कि कुछ किरणें हैं जो समांतर चलते आ रही है, जब इसके सामने, इसके रास्ते में हम लोग एक उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ये सभी किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ से जो ये प्रकाश की किरणें हुई इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर पहली माध्यम में लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कोई चिकनी और चमकीली सतह, मान लेते हैं कि हमारा दर्पण हो गया, तो जब इस पे प्रकाश पड़ेगी तो टकरा करके पुनः पहली माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक मतलब वैसा सतह जिससे प्रकाश टकरा करके अधिक से अधिक मात्रा में लौट सके। तो चांदी से प्रकाश की किरणें टकरा करके अधिक से अधिक संख्या में लौटती है, अधिक मात्रा में लौटती है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक चांदी हो जाएगा। चीनी और जल का मिश्रण किस प्रकार का माध्यम है? यहाँ माध्यम दो प्रकार का होता है, एक समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। तो जब हम चीनी को जल में घोल देते हैं तो जल में सभी जगह चीनी की मात्रा बराबर होती है। सम जोड़ अंगी, सम का मतलब होता है बराबर और अंगी का मतलब होता है उसका अंग, अर्थात जिससे मिलकर के बना हुआ है अणु या परमाणु। अर्थात जब सभी जगह अणु और परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी। तो जब हम जल में चीनी को घोल देते हैं तो चीनी के अणु जल में सभी जगह समान मात्रा में फैल जाती है, इसलिए इस माध्यम को हम लोग कहते हैं समांगी। क्वेश्चन नंबर 18, वायु और धुआं का मिश्रण किस प्रकार का माध्यम है? जब हवा में धुआं जाता है
तो वह सभी जगह समान मात्रा में धुआं नहीं फैलता। धुआं कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है, अर्थात उसके अणु बराबर मात्रा में वायु में नहीं फैल पाती है। इसलिए इस माध्यम को, ये जो माध्यम बनेगा, इसको हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित किरण को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मान लेते हैं कि ये एक हमारा दर्पण हो गया, तो इस पे एक प्रकाश किरण पड़ेगी तो टकरा करके पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो इस दोनों किरण को दो भागों में बांटने के लिए एक हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं और इस काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होता है, यह किसका नियम है? तो जब प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो वह पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है। और आपतन बिंदु पर एक हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। ये तीनों एक ही समतल में होता है और यह परावर्तन का नियम कहलाता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। समतल दर्पण से होता है, समतल दर्पण से नियमित परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ग। समतल दर्पण बनाने के लिए आवश्यक है, समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि समतल कांच होता है, उसके पीछे, कांच के पीछे ग्लूकोज से पेंट होता है और फिर चांदी से भी पेंट होता है। तो समतल दर्पण बनाने के लिए हमको इस तीनों की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी की आवश्यकता होती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है, परंतु चांदी महंगा होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए सामान्यतः सभी घरों में उपयोग होता है समतल दर्पण। सस्ता भी होता है और ये प्रकाश का अच्छा परावर्तक भी है। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात इसके सामने यदि 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण के पीछे भी वस्तु हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? यही क्वेश्चन पहले था। मान लेते हैं कि एक हमारा समतल दर्पण है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो कह रहा है कि वस्तु से कितनी दूरी पर, अर्थात इस वस्तु से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितना होगा? तो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दोनों के मिलाने पर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 26, जल वस्तु के प्रतिबिंब का दर्शाती है। अब ऑप्शन में देखेंगे परावर्तन, विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि जल जो है वस्तु का परावर्तन नहीं दर्शाता है। जल में हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो ऊपरी सिरा नीचे की तरफ बनता है और निचली सिरा ऊपर की तरफ बनता है, और इस घटना को हम लोग प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब का दर्शाती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ बनता है, और इस घटना को हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग। गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या 29, खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? तो खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का
वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये खोखला गोला है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। इसको जब बीच से हम लोग काट देते हैं तो हमारा दो दर्पण प्राप्त होता है। एक हमारा ये वाला होगा, तो इसके मुख्य अक्ष जो होता है, ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र को, यही वाला केंद्र ये होता है, इसको हम लोग C लिखते हैं और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? कोई भी दर्पण है तो इसके ऊपरी सिरा और निचली सिरा, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, इसको दर्पण का चौड़ाई कहते हैं। और इस दर्पण की चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। किस दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है और समतल दर्पण का फोकस भी काल्पनिक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क और ग दोनों। तो हमारा कोई भी ऑप्शन में क और ग नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आंसर। किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? तो केवल और केवल अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्वेश्चन संख्या 33, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हमारा हो गया, इसका फोकस दूरी जो है ठीक बीचों बीच होता है इसके वक्रता केंद्र के, और वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ठीक यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होता है, ठीक उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी दूरी होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर हमारा, डबल मिलाने पर हमारा होगा, तो फोकस दूरी उसके बीच में है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 34, समतल दर्पण की फोकस होती है। समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है? हम जानते हैं कि समतल दर्पण बिल्कुल समतल होता है, कहीं से भी मुड़ा नहीं होता है। ये किसी भी गोल, कहीं तक भी इसको लेके चले जाए, ये गोला नहीं बना सकता है। और जब गोला नहीं बनाएगा तो इसका वक्रता केंद्र नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या नहीं होगा। और जब वक्रता त्रिज्या नहीं होगा तो हमारा इसका फोकस नहीं होगा, अर्थात इसका फोकस जो है अनंत होता है। अनंत इसलिए होता है, बहुत सारे बच्चे इसको शून्य कहेंगे कि इसका फोकस होता ही नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका फोकस अनंत इसलिए होता है कि इसको अनंत दूरी तक भी मिलाने पर, अनंत दूरी तक यदि मिलाया जाए तो हो सकता है कोई गोला बने, इसलिए इसका फोकस अनंत होता है। प्रश्न संख्या 35, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? हम लोग मानते हैं कि अनंत पर सूर्य स्थित है, तो अनंत पर सूर्य से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं और वो सभी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है वो सभी परावर्तन के बाद F से गुजरती है और F पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 36, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा? तो अवतल दर्पण के सामने यदि वक्रता केंद्र पर C पर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब C पर ही उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनता है। तो इसलिए यदि अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो उसको हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 37, किस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है।
उत्तल में केवल काल्पनिक बनता है, समतल में केवल काल्पनिक बनता है। प्रश्न संख्या 38, किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है? तो केवल काल्पनिक आपका समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क और ख दोनों में हमारा हो जाएगा केवल काल्पनिक। रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना करके दिखाता है। तो कान, नाक, गला इत्यादि छोटा छोटा अंग होता है, उसको बड़ा करके दिखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि उसमें जो इन्फेक्शन लगा हुआ है, जो घाव है या कोई प्रॉब्लम है, उसको साफ साफ हम लोग देख सकें। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर सूरज से खाना बनाने की एक प्रकार का यंत्र है, जिसमें बहुत सारी प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित किया जाता है। तो बहुत सारे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अर्थात सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।